नमस्कार साथियों, मैं मनीष पाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान, उसकी किताब एक समकालीन विश्व राजनीति। विश्व राजनीतियों में सबसे चर्चित एक जो मुद्दा है वो है शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध काफी चर्चा में काफी समय तक रहा। शीत युद्ध क्या होता है क्या नहीं, ये सब कुछ हम लोग जान चुके हैं। और आज हमारा लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 5 में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है गुट निरपेक्षता आंदोलन। गुट निरपेक्षता आंदोलन क्या है और गुट निरपेक्षता आंदोलन में भारत की क्या भागीदारी है और क्या गुट निरपेक्षता आंदोलन आज के समय में उतना प्रभावकारी है जितना कि शुरुआत में था, वो भी हम लोग जानेंगे। फिर जानेंगे गुट निरपेक्षता आंदोलन के जो संस्थापक है, फाउंडर्स कौन कौन है, उसके बाद उनके सदस्य कौन कौन बने और फाइनली फिर हम लोग बात करेंगे एमसीक्यूज की। और जो लास्ट में मैं आपको 2 एमसीक्यूज देकर के गया था उनके आंसर्स भी मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। आइए तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। दो ध्रुवीयता को चुनौती, गुट निरपेक्षता। अब दो ध्रुवीयता तो हम समझ करके आ चुके हैं भाई, पूरा जो विश्व है वो 2 ध्रुवों में बढ़ चुका था, मतलब 2 गुटों में बढ़ चुका था। एक गुट ऐसा था जो अमेरिका को समर्थित करता था और एक गुट ऐसा जो कि सोवियत संघ को समर्थन करता था। मतलब अगर आप पूरी दुनिया को उस समय देखना चाहेंगे तो 2 आंखें हैं और 2 आंखों से 2 भाग आपको दुनिया को देखने के मिलेंगे। एक वो भाग है जो पूंजीवादी है, दूसरा वो भाग है जो कि समाजवादी या साम्यवादी है। एक वो भाग है जो कि लोकतंत्र को मानता है, एक वो भाग है जो कि साम्यवाद को मानता है। मतलब 2 आंखें हैं तो 2 भाग आपको पूरी दुनिया के देखने को मिलेंगे। या किसी भी देश के पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे, या तो वो अमेरिका की तरफ चले जाए या वो सोवियत संघ की तरफ चले जाए। तो अब ऐसे समय में जब पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ धर्म संकट में फंसी हुई कि हम अमेरिका की तरफ जाएं या सोवियत संघ की तरफ जाएं, अगर हम किसी की तरफ नहीं गए तो हो सकता है कि दोनों ही देश मिलकर के हमें बर्बाद कर दें, अमेरिका भी और सोवियत संघ भी। और अगर हम एक की तरफ चले गए, दूसरे की तरफ नहीं गए, तो हो सकता है कि दूसरा हमें खतरा पहुंचा सकता है। तो ये 2 ध्रुवीयता को अब चुनौती थी गुट निरपेक्षता आंदोलन। सबसे पहले तो इसका मतलब समझते हैं। गुट निरपेक्षता आंदोलन, इसे इंग्लिश में कहा जाता है नॉन अलाइंड मूवमेंट। क्या कहा जाता है? नॉन अलाइंड मूवमेंट कहा जाता है या गुट निरपेक्षता आंदोलन कहा जाता है। गुट निरपेक्षता का साफ आपको पता चल रहा है, 2 गुट जो है उन दोनों गुटों में से हम किसी की भी तरफ नहीं रहेंगे, हम निरपेक्ष। जैसे हम लोग पढ़ते हैं, आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, तो उसमें धर्म निरपेक्षता की बात करी गई कि हम सभी धर्मों के प्रति क्या है, समान व्यवहार हम अपनाएंगे। तो यहाँ पर दोनों गुटों के प्रति हम बराबर हैं, हम किसी के तरफ भी हमारा झुकाव नहीं है, ना हम सोवियत संघ के साथ है ना हम अमेरिका के साथ। हम गुट निरपेक्ष नॉन अलाइंड मूवमेंट है। हमारा अलाइंग मतलब हमारा झुकाव किधर भी नहीं होगा। एक ऐसा आंदोलन यहाँ पे चलाया गया। इस आंदोलन के अगर मुख्य कोई रहे तो भारत के जवाहरलाल नेहरू रहे। भारत का इस आंदोलन को चलाने में एक मुख्य योगदान रहा। अब चलाने की आवश्यकता क्यों हुई? देखिए, एक तो 1945 के बाद से 2 चीजें एक साथ चल रही हैं। एक तो शीत युद्ध की शुरुआत हुई, और शीत युद्ध की जो शुरुआत होती है, इस शीत युद्ध की शुरुआत ने क्या करा, पूरे विश्व को 2 भागों में बांट दिया। एक कि अगर आप पूंजीवादी है तो आप अमेरिका को चुने, किसकी तरफ जाए, आपको अमेरिका की तरफ जाना होगा। और अगर आप साम्यवादी या समाजवादी है तो आपको किधर जाना होगा, आपको सोवियत संघ की तरफ जाना होगा, या मैं कहता हूं सोवियत यूनियन की तरफ आपको जाना होगा। तो एक तो यहाँ पे क्या है, 1945 के बाद आपको ये देखने को मिला कि शीत युद्ध की शुरुआत हुई। और दूसरा ये देखेंगे कि काफी देश है ना गुलामी से आजाद हो गए, उपनिवेश जो है वहां पे खत्म हो गया, औपनिवेशिक शासन जो है वो खत्म हो गया। मतलब आपको देखने को मिलेगा 9 स्वतंत्र राष्ट्र आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और ये जो 9 स्वतंत्र राष्ट्र हैं, जो ये देश आजाद हुए हैं, ये मुख्यतः क्या है, या तो एशिया के हैं, एशिया महाद्वीप में से हैं, या ये लोग अफ्रीका महाद्वीप में से। क्योंकि इन्हीं 2 जगहों के देशों को मुख्यतः क्या बनाया गया था, गुलाम बनाया गया था यूरोपियन देशों के द्वारा, क्योंकि बाकी जगह बच भी कहां रही है। ओके, आप देखिए एशिया अफ्रीका ये यूरोप वालों ने बनाया ही है। अमेरिका जो है वो पहले ऑलरेडी उस समय तक काफी पावरफुल बन चुका है, तो उनको तो वापस गुलाम बनाने की बात हो ही नहीं सकती। तो ये जो 9 स्वतंत्र राष्ट्र है, ये अब क्या हो रहे हैं, आजाद हो रहे हैं। एशिया और अफ्रीका के जो देश है वो आजाद हो रहे हैं, किनसे, उन गुलामियों से, उन यूरोपियन शक्तियों से जो कि उन्हें गुलाम बना करके रखती थी। तो यहां पर 1945 का 2 घटनाएं में देख रही, एक शीत युद्ध, एक नव स्वतंत्र। शीत युद्ध से पूंजीवादी साम्यवादी 2 गुट हमारे सामने है। तो गुट निरपेक्षता का पहला मुद्दा तो यह था कि हम किसी भी गुट में ना जाए, ना पूंजीवादी गुट में ना साम्यवादी गुट में। दूसरा मुख्य कारण यह दिया गया कि नव स्वतंत्र जितने भी राष्ट्र हैं एशिया और अफ्रीका के, जो ऐसे देश जो अब भी आजाद ही हुए हैं, अब भी बिल्कुल गुलामी से फ्री हुए हैं, तो उनको क्या करा जाए, उनको तीसरा ऑप्शन दिया जाए, हम कह सकते हैं थर्ड
जो वर्ल्ड है वो उनको दिखाया जाए। अगर इन जो आज़ाद देश है वो अगर अमेरिका में जुड़ जाते हैं या सोवियत संघ में जुड़ जाते हैं तो क्या होगा कि हम कहीं ना कहीं फिर से गुलाम हो जाएंगे। क्योंकि जैसे कि अगर मान लीजिए भारत अमेरिका की तरफ जुड़ जाता और अमेरिका का समर्थन ले लेता तो हो सकता है कि अमेरिका हमें गुलाम बना लेता, अमेरिका हम पर राज करना शुरू करता, या हम सोवियत संघ की तरफ चले जाते तो सोवियत संघ भी ऐसा कर सकता था। तो इन नवस्वतंत्र राष्ट्रों को ये चिंता थी कि हमारी क्या है जो आज़ादी है वो चली जाएगी। हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो नवस्वतंत्र राष्ट्र को है ये चिंता सताई कि हमारी आज़ादी हमें मिलने से पहले ही क्या हमारी आज़ादी खो जाएगी। तो इनकी आज़ादी को बचाने के लिए यहाँ पे गुटनिरपेक्षता आंदोलन चलाया गया कि ना तो हम अमेरिका की तरफ जाए ना सोवियत संघ की तरफ जाए, हम हमारी खुद की नीतियां बनाए और खुद के हिसाब से चले। ठीक है। और एक बात यहाँ पर एक शब्द आपको और देखने को मिलेगा, नव उपनिवेशवाद। ये नव उपनिवेशवाद मैं आपको उस समय समझाऊंगा, पर जितना अब भी मैंने आपको समझाया इस बात को आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा। नव उपनिवेशवाद क्या होता है और क्या नहीं, ये बात मैं आपको उस समय समझा दूंगा। ओके। तो यहाँ पर गुटनिरपेक्षता आंदोलन चलाया जाता है कि जो नव स्वतंत्र राष्ट्र है ये फिर से कहीं गुलाम ना बन जाए और हम दोनों ग्रुपों में, साम्यवादी और पूंजीवादी दोनों, किसी भी गुट में ना जुड़े, हमारा किसी भी गुट को समर्थन ना हो। तो अब आप देख सकते हैं अब दुनिया तीन भागों में देखने को मिलेगी। एक भाग है जो कि पूंजीवादी समर्थन है, जो कि अमेरिका को समर्थन करता है। दूसरा भाग समाजवाद और साम्यवाद को मानता है। और तीसरा भाग कौन सा है? गुटनिरपेक्षता आंदोलन वाला है। तीसरा भाग गुटनिरपेक्षता आंदोलन वाला है। तो यहां पर पूरी विश्व, पूरी दुनिया तीन आंखों में, मतलब तीन आंखों क्या, तीन भागों में बढ़ चुकी है। इन दो आंखों से हम तीन विश्व देख रहे थे। पूरी दुनिया तीन विश्वों में बढ़ चुकी थी, तीन भागों में बढ़ चुकी थी। या तो लोग पूंजीवादी अमेरिका की तरफ थे या समाजवादी जो है वो सोवियत संघ की तरफ थे, और जो दोनों की तरफ नहीं थे वो कहीं ना कहीं गुटनिरपेक्षता आंदोलन को समर्थन कर रहे थे। अब आइए जानते हैं इसे विस्तार में। शीत युद्ध की वजह से विश्व दो प्रतिद्वंदी गुटों में बढ़ रहा था। प्रतिद्वंदी मतलब जो बिल्कुल कॉम्पिटिटिव जो गुट है, कॉम्पिटिशन वाला जो गुट है, उनमें पूरा बढ़ चुका था। क्यों बढ़ चुका था? शीत युद्ध की वजह से। शीत युद्ध चल रहा था उसके कारण। गुटनिरपेक्षता ने एशिया, अफ्रीका और लातीनी अमेरिका के नव स्वतंत्र देशों को एक तीसरा विकल्प दिया। ओके, तो अब गुटनिरपेक्षता ने क्या करा? एशिया, अफ्रीका और लातीनी अमेरिका के जो देश है उनको यह अवसर दिया है, तीसरा विकल्प उनको, थर्ड ऑप्शन उन लोगों को दिया। मैंने एशिया महाद्वीप का आपने नाम सुना है, अफ्रीका महाद्वीप का आपने सुना है। ये लातीनी अमेरिका क्या है? इसे इंग्लिश में जो कहा जाता है लैटिन अमेरिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैटिन अमेरिका कहा जाता है। लैटिन अमेरिका में मुख्यतः जो आते हैं वो 21 देश आते हैं। कितने आते हैं? 21 कंट्रीज आती हैं। ये लैटिन अमेरिका क्या है? ये एरिया का नाम है। ये जब आप देखते हैं कि ये उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है, और ये दक्षिणी अमेरिका, और यहां पर आपको मैक्सिको देखने को मिलता है उत्तरी अमेरिका में। मैक्सिको और ये पूरा वाला जो भाग है, ये जो पूरा वाला भाग है ये, और यहां पर आप जो आसपास में और ये छोटे मोटे जो द्वीप समूह देखते हैं वो सब कुछ, ये 21 देशों का पूरा समूह है लैटिन अमेरिका या लातिन अमेरिका। इसे लैटिन कहा क्यों जाता है? क्योंकि यहां पर एक भाषा बोली जाती है जिसे हम कहते हैं रोमांस लैंग्वेज। क्या कहा जाता है? रोमांस लैंग्वेज, या लैटिन भाषा भी आप उसे कह सकते हैं। वो भाषा बोली जाती है। यह भाषा मुख्यतः पहले कहां पर बोली जाती थी? या तो पुर्तगाल लोग बोलते थे, या जो फ्रेंच है वो बोला करते थे, या जो स्पेन के लोग हैं वो बोला करते थे। तो फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल के जो लोग हैं वही ये भाषा का प्रयोग करा करते थे। पर बाद में इन देशों ने इन पर राज करा, इन पर आधिपत्य जमाया, इनको गुलाम बनाया, तो वहां पर भी ये भाषा चलने लगी। तो इन देशों को हम लोग क्या कहते हैं? लातिन अमेरिका कहते हैं। तो ये वाले जो देश है, दक्षिण अमेरिका वाला जो महाद्वीप है, ये भी क्या है, काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है। किससे? गुलामी से। तो वो अब जो गुलामी से प्रभावित हुआ, अब धीरे धीरे शीत युद्ध के समय में, द्वितीय विश्व युद्ध का ये स्थितियां बन चुकी थी कि ज्यादा से ज्यादा देशों को क्या करा जा रहा था? आजाद करा जा रहा था। तो ये क्या था? नव स्वतंत्र देश थे। नव स्वतंत्र मतलब अभी अभी आजाद हुए हैं, अभी अभी स्वतंत्र हुए हैं। तो नव स्वतंत्र देशों को क्या दिया गया? तीसरा विकल्प दिया गया। किसने दिया है? गुटनिरपेक्षता ने दिया है। किस किसको? एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और लातिन अमेरिका में ये जो देश अभी अभी आजाद हुए हैं उनको तीसरा विकल्प दिया है। उनको कहा कि ना आप पूंजीवाद की तरफ जाइए, ना आप समाजवाद साम्यवाद की तरफ जाइए, आपको किधर आना है? आप तीसरे विकल्प को ज्वाइन करें, आप गुटनिरपेक्षता आंदोलन की तरफ आइए और अपनी आजादी को बरकरार रखिए, दोनों गुटों से अलग रहने का। अब तीसरा विकल्प क्या था? कि दोनों गुटों से आपको अलग रहना, किसी भी गुट में नहीं जाना। अब गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो, भारत के जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर की दोस्ती थी। मिस्र, इजिप्ट बोलते हैं इसे इंग्लिश में, इजिप्ट।
तो इजिप्ट के जो गमाल अब्दुल नासिर, भारत के जवाहरलाल नेहरू और यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो, इन तीनों की दोस्ती थी। वैसे देखिए नेहरू जी की एक बात कहनी पड़ेगी, जान पहचान दूर दूर तक थी ठीक है, अप्रोचेबल बंदे थे, ऐसे छोटे मोटी हस्ती नहीं थे, काफी अप्रोचेबल थे। तो देखिए अब आप यूगोस्लाविया यूरोप में है, मिस्र अफ्रीका में है और इंडिया एशिया में, मतलब दूर दूर तक इनके संपर्क थे। इन तीनों ने सन 1956 में एक सफल बैठक की, तो इन तीनों ने 1956 में एक सफल बैठक करी। अब एक बात समझिए, गुट निरपेक्षता आंदोलन की शुरुआत होती कैसे। देखिए भारत जब आजादी के लिए लड़ रहा था ना, तो भारत ये चाहता था कि हम ही नहीं, सभी जो है, सभी जिन देशों को इन्होंने गुलाम बना रखा, वो सभी देश क्या हो, आजाद हो जाए, सभी को क्या मिलनी चाहिए, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। और भारत ने उसके लिए प्रयास भी करे, भारत की कोशिश रही है सबको आजाद कराने की। और मुख्यतः मैंने क्या कहा, यहाँ पे जो गुलाम है वो कौन है, अफ्रीका या एशिया के देश है। कौन है, अफ्रीका या एशिया के देश है। तो इनको आजाद कराना कहीं ना कहीं भारत एक अपनी आपकी जिम्मेदारी भी समझता था। तो भारत ने क्या करा, शुरुआत से ही ये कोशिश करी कि इन सभी देशों को आजादी मिले और अफ्रीका और एशिया के जो संबंध है वो बहुत मजबूत हो। अफ्रीका और एशिया बिल्कुल एक महाद्वीप की तरह काम करे, एक साथ लेकर के काम करे। इनकी एकता जरूरी है। जरूरी क्यों है, क्योंकि इनका इतिहास कहीं ना कहीं सेम है। एशिया में भी काफी देश ऐसे हैं जिनको यूरोपीय वालों ने क्या कर दिया, यूरोपियंस ने बिल्कुल बर्बाद कर दिया, और अफ्रीका के भी काफी ऐसे देश है जिनको यूरोपियंस ने बर्बाद कर दिया। तो हमारा इतिहास सेम है, हमारी स्थिति जो है वो सेम है। तो अब जरूरत किस चीज की है कि हम जो भविष्य है, भविष्य में हम एक जैसा निर्माण करें। तो हमेशा से भारत ने और विशेष करके जवाहरलाल नेहरू ने एफ्रो एशियन यूनिटी पर बहुत जोर दिया है। एफ्रो एशियन यूनिटी, इसका अर्थ क्या होता है वो समझिए। अफ्रीका और एशिया एकता पर शुरुआत से जोड़ दिया कि हम दोनों की क्या होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, हम दोनों की एकता होनी चाहिए। ये जो टॉपिक है एफ्रो एशियन यूनिटी, अफ्रीका एशिया एकता, ये आप जो स्वतंत्र भारत में राजनीति है उसमें ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे चैप्टर 4 में, अध्याय 4 में। तो इसलिए क्या हुआ, मार्च 1947 को भारत ने एक आयोजन करा, और उस आयोजन का क्या नाम था, ARC। ARC का मतलब क्या है, एशिया संबंध सम्मेलन, एशियाई संबंध सम्मेलन, या इंग्लिश में ARC इसलिए कहा जाता है एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस। क्या कहा जाता है, एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस। एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन करा गया। देखिए अब भी भारत आजाद नहीं हुआ, आजाद अगस्त में होगा। उससे पहले मार्च 1947 में भारत क्या कर रहा है, एशिया के साथ संबंध बनाने के लिए सम्मेलन उसने आयोजित कर लिया, एशिया के देशों को बुलाया है, मीटिंग करी है, बातचीत करी है। तो 1947 में यह होता है। 1955 में बांडुंग सम्मेलन होता है। बांडुंग कहां पर है, बांडुंग है इंडोनेशिया में। कहां पर है, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में होता है एफ्रो एशिया की एकता पर जोर देने के लिए, ठीक है, एफ्रो एशिया की एकता होनी चाहिए। और कहा जाता है कि इस बांडुंग सम्मेलन में ही क्या होता है, गुट निरपेक्षता आंदोलन के बीज बो दिए जाते हैं। क्या कर दिए जाते हैं, गुट निरपेक्षता आंदोलन के बीज बो दिए जाते हैं। 1955 इसलिए भी महत्वपूर्ण था कि जो दोनों गुट है, पूंजीवादी और साम्यवादी, उन्होंने अपने अपने गुट बना लिए थे। नासो, वार्सो पैक्ट, सीटो, सेंटो, चीन के साथ, उत्तरी वियतनाम के साथ संबंध मजबूत करना, वो सारे काम कर चुके थे। तो इसलिए 1955 के बांडुंग सम्मेलन में कहीं ना कहीं गुट निरपेक्षता के बीज बो दिए जाते हैं कि एक ऐसा तीसरा विश्व खड़ा करना चाहिए जो कि ना पूंजीवादियों की तरफ हो, ना समाजवादी साम्यवादियों की तरफ हो। और फिर 1961 के सितंबर में पहला सम्मेलन होता है किसका, गुट निरपेक्षता आंदोलन का। और कहां पर होगा, बेलग्रेड में होगा। ये बेलग्रेड कहां पर है, बेलग्रेड है यूगोस्लाविया में। यूगोस्लाविया में कहां पर है, यूगोस्लाविया में। और इस टाइमलाइन में आप 1947, 1955 और 1956 वाली बात भी जोड़ सकते हैं, जो कि हमने लास्ट में पढ़ा है कि जो तीनों ने मिलकर के सन 1956 में एक सफल बैठक करी है, ठीक है, तीनों ने मिलकर के 1956 में एक सफल बैठक करी है। तो यहां पर आपको बहुत विशेष ध्यान देना होगा कि भारत हमेशा से एशिया एफ्रो यूनिटी पर जोर देता हुआ आया और हमेशा से कोशिश करी है कि हम किसी महाशक्ति के दबाव में ना रहे। तो इसलिए उन्होंने क्या करा है, आजादी से पहले ही एशियन संबंध सम्मेलन करा, 1955 में बांडुंग सम्मेलन इंडोनेशिया में करा, गुट निरपेक्षता की बीज वहीं बो दिए गए थे। और 1961 सितंबर से फाइनली क्या शुरुआत होगी, गुट निरपेक्षता आंदोलन की शुरुआत होगी।
इंडोनेशिया के सुकर्णो और घाना के वामे एनक्रूमो ने इनका जोरदार समर्थन किया। किनका? जो 3 नेता थे उन तीनों नेताओं का जोरदार समर्थन करा और ये 5 नेता गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कहलाए। तो ये जो 5 नेता है ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कहलाए। आइए अब एक एक के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जोसेफ ब्रोज टिटो। जोसेफ ब्रोज टिटो का जन्म 1892 में हुआ और डेथ 1980 में हुई है। यूगोस्लाविया के शासक रहे 1940 से 80 तक, 1940 से 1980 तक यूगोस्लाविया के शासक रहे। देखिए यूगोस्लाविया वाला जो भाग है वो काफी भाग ऑस्ट्रिया हंगरी के अंडर में था। किसके अंडर में था? ऑस्ट्रिया हंगरी के अंडर में था। परंतु फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या होता है, ये भाग अलग हो जाता है, यूगोस्लाविया का भाग अलग हो जाता है और काफी देश इसके अधीन होते हैं, यूगोस्लाविया चलता है। तो 1940 से 80 तक क्या है, यूगोस्लाविया के शासक हैं। दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी के खिलाफ लड़े। जर्मनी के खिलाफ लड़ने का मतलब क्या है, अमेरिका और सोवियत संघ वाली टीम से लड़ रहे थे, तो जर्मनी के खिलाफ लड़े। साम्यवादी, सोवियत संघ से दूरी बनाए रखी। ठीक है, साम्यवादी थे परंतु फिर भी सोवियत संघ से क्या है, दूरी इन्होंने बनाए रखी। यूगोस्लाविया में एकता कायम रखी और इनकी पूरी पूरी कोशिश थी क्या हो, यूगोस्लाविया में एकता कायम रहनी चाहिए। देखिए यूगोस्लाविया का 1990 में आकर के विघटन हो जाता है और काफी दर्दनाक, दर्द भरा विघटन यूगोस्लाविया का होता है और 5-6 देशों में यूगोस्लाविया बढ़ जाएगा, जिसमें आपको क्रोएशिया, मैसिडोनिया, ये वाले देश आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो 1990 में यूगोस्लाविया का क्या हो जाएगा, विघटन हो जाएगा। तो जोसेफ ब्रोज टिटो के बारे में मुख्य बातें हैं, उन्होंने 1940 से 1980 तक यूगोस्लाविया के शासक रहे। मित्र राष्ट्र की तरफ से दूसरा विश्व युद्ध लड़ते हैं। ये साम्यवादी थे, काफी हद तक ये बहुत ज्यादा साम्यवादी थे। साम्यवादी होने के बावजूद भी उन्होंने क्या रखा, सोवियत संघ से दूरी बनाए रखी और यूगोस्लाविया में एकता कायम रखी। और यूगोस्लाविया है कहां पर, यूरोप में है, ये बात ध्यान दीजिएगा। कहां पर है, यूरोप में है। तो ये देखिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन में सिर्फ और सिर्फ एशिया या अफ्रीका के ही देश नहीं है, यूरोप के देश भी जुड़ते हैं और ये है जोसेफ ब्रोज टिटो। फिर आते हैं जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में। 1889 से लेकर के 1964 तक। अब इनकी तो जन्म तारीख आप बता ही सकते हैं, 14 नवंबर ओके और 27 मई। भारत के पहले प्रधानमंत्री 47 से लेकर 64 तक कंटिन्यूसली प्रधानमंत्री बनते। एशिया एकता, अनौपनिवेशीकरण, निरस्त्रीकरण के प्रयास किए। देखिए अब एक एक शब्द को बहुत ध्यान से देखिए। एशियाई एकता का इन्होंने बहुत समर्थन करा है। तो एशियाई एकता का समर्थन करने के लिए मार्च 1947 में क्या आयोजित कर लिया था, ARC आयोजित करवा दिया था भारत ने। ओके, दूसरी बात अनौपनिवेशीकरण। देखिए आपने औपनिवेशीकरण पढ़ा है। औपनिवेशीकरण का मतलब क्या है, किसी दूसरे देश ने दूसरे देश को क्या कर लिया है, गुलाम बना लिया। जैसे ब्रिटेन ने हमें गुलाम बनाया। और अनौपनिवेशीकरण क्या होता है, उस गुलामी से आजादी मिलना। तो उस अनौपनिवेशीकरण के समर्थक ने थे कि भाई सबको क्या होना चाहिए, अब आजाद कर देना चाहिए, सबको आजादी मिल जानी चाहिए। और निरस्त्रीकरण का मतलब क्या है कि किसी के पास भी किसी प्रकार के भी क्या हो, हथियार ना हो, हथियार नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर हथियार होंगे तो जो विश्व शांति का सपना है वो सपना अधूरा ही रहेगा। हथियार नहीं होने चाहिए, इसका प्रयास इन्होंने किया। विश्व शांति के लिए शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की वकालत करी। और विश्व शांति के लिए क्या कहते थे, सह अस्तित्व, हम सब अपने अस्तित्व को बना करके रखे, इस चीज की वकालत उन्होंने करी है। यह है जवाहरलाल नेहरू जी। गमाल अब्दुल नासिर 1918 से 70 तक, सन 1970 तक मिस्र के शासक मतलब इजिप्ट के क्या रहे, रूलर रहे। अरब राष्ट्रवाद, समाजवाद और साम्राज्यवाद विरोध के लिए प्रतिबद्ध थे। तो देखिए अरब में राष्ट्रवाद, समाजवाद और साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद का मतलब क्या होता है कि बड़ा सा बड़ा एरिया अपने अधीन लेकर के पूरा साम्राज्य खड़ा करना। तो जैसे ये ब्रिटेन वालों ने, इन लोगों ने क्या करा, हर देश को अपना गुलाम बनाकर अपना साम्राज्य बढ़ा रहे थे, अपना किंगडम बढ़ा रहे थे। तो उन इलाकों में इन साम्राज्यवाद के विरोध के लिए प्रतिबद्ध थे। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण करा। जो स्वेज कैनाल है उसका राष्ट्रीयकरण मतलब सरकार के अधीन में आना उसका। इसकी वजह से सन 1956 में अंतरराष्ट्रीय संघर्ष भी होता है। संघर्ष यहाँ पे स्वेज नहर को लेकर के किसके साथ होगा, ब्रिटेन के साथ होता है। और ये बात हम लोग कब पढ़ेंगे, जब हम वो वाला चैप्टर पढ़ेंगे, अध्याय 4 उस किताब का, स्वेज नहर का। तो इनकी थोड़ी सी तुम्हें होगी, लड़ाई होगी, वो देखेंगे। तो 1956 में अंतरराष्ट्रीय संघर्ष में आएंगे। यह है गमाल अब्दुल नासिर। फिर आते हैं सुकर्णो, 1901 से लेकर 1970 तक इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति बनते हैं, 45 से 65 तक। स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करा है इन लोगों ने। समाजवाद और साम्राज्यवाद के विरोध के लिए प्रतिबद्ध थे कि भाई हम इनका विरोध करेंगे, हमें साम्राज्यवाद नहीं चाहिए। बांडुंग सम्मेलन के आयोजक रहे। तो बांडुंग सम्मेलन जब 1955 में हुआ तो उसके आयोजक थे, मतलब आयोजन इन्होंने ही करा था, मतलब इंडोनेशिया ने करा। और इंडोनेशिया के क्या है भाई, राष्ट्रपति हैं, तो इन्हीं की जिम्मेदारी में सब कुछ हो रहा है। सैनिक विद्रोह में तख्ता पलट हुआ और सैनिक विद्रोह हुआ, वहां पे सेना ने विद्रोह कर दिया और उन्होंने इनका तख्ता पलट कर दिया, इनको मतलब इनको हटा दिया और वो बैठ गए। वामे एनक्रूमो 1909 से 1972,
घाना के पहले प्रधानमंत्री बने 52 से 66 तक। घाना कहाँ पर है? अफ्रीका में है। आज़ादी की लड़ाई के लिए अगवा मतलब लीडरशिप में रहे। अफ्रीकी एकता और समाजवाद के पक्षधर थे। अफ्रीकी जो पूरा महाद्वीप है उसकी एकता होनी चाहिए और समाजवाद के पक्षधर थे, मतलब समाजवाद को सपोर्ट करते थे। नव उपनिवेशवाद का विरोध किया, अब ये समझेंगे। सैनिक षड्यंत्र में इनका भी तख्ता पलट हुआ, तो सेना ने यहाँ पे भी षड्यंत्र कर दिया और तख्ता पलट कर दिया। देखिए उपनिवेशवाद तो आप सभी समझते हैं, जब बड़े देशों ने छोटे देशों को क्या कर लिया? गुलाम बना लिया। जैसे कि ब्रिटेन ने इंडिया को बना लिया, ठीक है, और बाकी देशों ने अलग अलग देशों को गुलाम बनाया, तो वो कहलाता है उपनिवेशवाद। नव उपनिवेशवाद का मतलब ये था, इन विकासशील देशों का एक आरोप था विकसित देशों पे, वो ये कहते थे कि आज भी मतलब आजादी के बाद भी है ना, ये जो विकसित देश है, ये यूरोपीय देश हैं, वो देश आज भी कहीं ना कहीं हमें गुलाम बनाने की कोशिश में। कैसे है? क्योंकि हम उन पर बहुत निर्भर है, उनसे हर चीज हमें उनसे खरीदनी पड़ती है, उनकी कंपनियां हमारे यहाँ पे काम कर रही है। तो इस प्रकार का ये जो उपनिवेशवाद है, इसको नव उपनिवेशवाद कहा गया कि मतलब आर्थिक रूप में आज भी हम स्वतंत्र नहीं हुए हैं। आज भी हम लोगों को क्या है, ये जो विकसित देश हैं, ये जो यूरोपियन देश हैं, ये हमें अपना गुलाम ही समझते हैं, अपनी कंपनियों को भेजते हैं, वहां पर उत्पादन करवाते हैं, खूब पैसा कमाते हैं। हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है, उन संसाधनों का इस्तेमाल कौन कर रहे हैं? ये देश कर रहे हैं। ये देश उन प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि हमारे हैं, और उस पर किसका अधिकार है? हमारा अधिकार है। तो नव उपनिवेशवाद का इन्होंने विरोध करा कि इस प्रकार का जो उपनिवेशवाद है, जहां पर ये बड़ी शक्तियां हमारे आज भी प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल कर रही है, तो ये नव उपनिवेशवाद है, उसका मैं विरोध करता हूं। अब गुटनिरपेक्ष आंदोलन में सदस्य कौन कौन थे वो देखते हैं। पहला जो गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ वो कहां पर हुआ? 1961 बेलग्रेड में हुआ। बेलग्रेड कहां पर है? यूगोस्लाविया में। तो आप ये देखिएगा, दो देश एशिया के थे, कौन कौन से? भारत और इंडोनेशिया। दो देश अफ्रीका के थे, कौन कौन से? इजिप्ट, मिस्र और घाना। और एक देश यूरोप का था, यूगोस्लाविया। ये जो संस्थापक थे, 5 संस्थापक थे। तो ये बेलग्रेड जो सम्मेलन हुआ था, उसकी मैंने आपको तस्वीर यहां पर दिखाई। यह सम्मेलन कम से कम 3 बातों की परिणति था। परिणति 3 बातों पर मुख्यतः जोर देता है। पहला, इन 5 देशों के बीच सहयोग होगा। 5 देश एक दूसरे का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सैन्य सभी रूप से क्या करेंगे? सहयोग करेंगे। शीत युद्ध का प्रसार, उसके बढ़ते हुए दायरे। एक बार रुकिएगा, अंतरराष्ट्रीय फलक पर बहुत से नव स्वतंत्र अफ्रीकी देशों का नाटकीय उदय। 1960 तक संयुक्त राष्ट्र संघ में 16 नए अफ्रीकी देश बतौर सदस्य शामिल हो चुके थे। तो शीत युद्ध का जो प्रसार हो रहा है, उसके जो बढ़ते हुए दायरे हैं, उससे हम बचेंगे। और अंतरराष्ट्रीय फलक पर, इंटरनेशनल लेवल पे काफी जो नव स्वतंत्र अफ्रीकी देश है, काफी जो अफ्रीकी देश आजाद हो चुके हैं, वो क्या कर रहे हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ को ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छी बात है, संयुक्त राष्ट्र संघ को ज्वाइन करना गलत बात नहीं है। तो 1960 तक 16 नए अफ्रीकी देशों ने क्या कर लिया था? बतौर सदस्य शामिल कर लिया था। 1960 तक संयुक्त राष्ट्र संघ में 16 नए अफ्रीकी देश बतौर सदस्य शामिल हो चुके हैं। पहले गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में 25 सदस्य देश शामिल हुए। तो जो पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ 1961 में, उसमें 25 देशों ने शामिल हुए कि हाँ भाई हम भी जुड़ते हैं, हम भी जुड़ते हैं, हम भी जुड़ते हैं, और जुड़ते जुड़ते 25 देश हो जाते हैं। 2016 में वेनेजुएला में हुए 17वें सम्मेलन में 120 सदस्य देश थे। कितने? 120 कंट्रीज थी, और 17 पर्यवेक्षक देश थे। पर्यवेक्षक का मतलब होता है ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर का मतलब क्या होता है? जो ऑब्जर्व करेंगे, जो आपकी मीटिंग्स में मुख्य भूमिका नहीं निभाते, पर एक ऑब्जर्व करते हैं कि हमें मीटिंग का संचालन सही से हुआ, मीटिंग सही हुई, जो मुख्य मुद्दे थे उन पर बातचीत हुई या नहीं। वो मुख्यतः इनके भाग नहीं होते इन संगठनों पर, एक ऑब्जर्वर के रूप में, पर्यवेक्षक के रूप में भूमिका निभाते हैं, ध्यान रखते हैं कि मीटिंग का आयोजन सही रूप से हुआ है या नहीं हुआ। जैसे जैसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक लोकप्रिय अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में बढ़ता गया, वैसे वैसे इसमें विभिन्न राजनीतिक प्रणाली और अलग अलग हितों के देश शामिल होते गए। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की लोकप्रियता है वो अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन पे बढ़ती गई, और जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीयता आंदोलन बढ़ता गया, उसमें सभी प्रकार के देश, सभी प्रकार के राजनीति वर्ग के लोग उसमें जुड़ने लगे। तो हम ये कह सकते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक सफल शुरुआत भारत के द्वारा थी, और कहीं ना काफी हद तक ये जो शुरुआत है काफी सफल रही, काफी मजबूत शुरुआत ये रही। यह महाशक्तियों के गुटों में शामिल न होने का आंदोलन था। तो यह आंदोलन किस बात का था? कि बस महाशक्तियों के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना है। हमें ना तो हमें पूंजीवाद की तरफ जाना है, ना हमें साम्यवाद की तरफ जाना है, ना हमें अमेरिका की तरफ जाना है, ना हमें सोवियत संघ की तरफ जाना है। इस आंदोलन से जुड़े देश अपने को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग थलग रखते हैं या तटस्थता का पालन करते हैं। देखिए अब यहाँ पे एक दो बात ध्यान दीजिएगा। महाशक्तियों के गुटों में शामिल ना होना, यह आंदोलन सिर्फ इतनी सी बात करता है कि हमें महाशक्तियों के जो गुट हैं, ठीक है, उन गुटों में शामिल नहीं होना। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल अलग थलग रहेंगे। अलग थलग के लिए भी आगे शब्द आएगा पृथक, ठीक है। तो हम बिल्कुल अलग रहेंगे ऐसा नहीं है।
या ऐसा नहीं है हम तटस्थता का नियम का पालन करेंगे। तटस्थता क्या होती है वो भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम महाशक्तियों में किसी में नहीं जुड़ रहे तो हम पूरे विश्व से अलग हो जाएंगे, बिल्कुल कोने में अलग हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब आप ये दोनों चीज समझिएगा। गुट निरपेक्षता का मतलब पृथकतावाद नहीं है, पृथकतावाद ये सेपरेटिज्म नहीं है। देखिए पृथक का मतलब क्या होता है, अलग, ठीक है, अलग अलग, ओके, तो अलग अलग। तो ऐसा नहीं है कि गुट निरपेक्षता का मतलब कभी भी ये नहीं था कि हम पूरे विश्व से अलग हो जाएंगे। जैसा कि क्या हुआ कोरोना के समय में, जब किसी को कोरोना हो गया तो उसको बिल्कुल एक अलग कमरा दे दिया गया, वो पूरे घर से ही अलग कर दिया गया। ऐसा आंदोलन नहीं है कि हम पूरे विश्व से अलग हो जाए, विश्व में क्या चल रहा है हमें कोई पता मतलब नहीं है, कुछ भी हो चाहे मरे करे हमें कोई मतलब नहीं है, हम कुछ भी उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, ऐसा आंदोलन नहीं है। पृथकतावाद का अर्थ होता है अपने को अंतरराष्ट्रीय मामलों से काट कर रखना। कुछ भी चल रहा है अंतरराष्ट्रीय में, इंटरनेशनल लेवल पे कुछ भी हो रहा है, हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, हम ना कुछ देखेंगे ना कुछ बोलेंगे, बिल्कुल चुपचाप ऐसे बैठे बैठे रहेंगे। तो यह नीति गुट निरपेक्ष आंदोलन की नहीं। गुट निरपेक्ष आंदोलन का सिर्फ इतना सा उद्देश्य था कि जो दो महाशक्तियां थी उनके किसी भी गुट में शामिल नहीं होना है, पर इसका अर्थ ये नहीं था कि वो पृथक हो जाएंगे या पूरी दुनिया से अलग हो जाएंगे, किसी अंतरराष्ट्रीय मामलों पर बोलेंगे नहीं, अंतरराष्ट्रीय मामलों पर अपने विचार नहीं रखेंगे और अंतरराष्ट्रीय मामलों में इंटरफेयर नहीं करेंगे, ऐसा नहीं था। अलग नहीं हुए दुनिया से, दुनिया के बीच में रहकर करके इन दो गुटों से बच करके रहना गुट निरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य था। अब एक उदाहरण दिया गया है पृथकतावाद का। 1787 में अमेरिका की स्वतंत्रता की लड़ाई हुई, अमेरिका आजाद हो गया, ओके, कब हुआ 1787 में। इसके बाद से पहले विश्व युद्ध की शुरुआत तक अमेरिका ने अपने को अंतरराष्ट्रीय मामलों से अलग रखा। तो आप पहला विश्व युद्ध में भी वो 1917 में जाकर के जुड़ेंगे, तो 1917 तक अमेरिका ने अपने आप को अंतरराष्ट्रीय मामलों से अलग रखा। कुछ भी हो रहा है दुनिया में उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बिल्कुल अलग है। उसने पृथकतावाद की विदेशी नीति अपनाई थी। यह है पृथकतावाद की अलग जो विदेशी नीति है कि हम बिल्कुल पूरी दुनिया से अलग है। तो पृथकतावाद की विदेशी नीति किसने अपनाई, अमेरिका ने अपनाई। कब से कब, 1787 से लेकर के 1917 तक। गुट निरपेक्ष देशों ने, जिसमें भारत भी शामिल है, शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिद्वंदी गुटों के बीच मध्यस्थता में सक्रिय भूमिका निभाई है। तो देखिए पृथकतावाद का मतलब तो यह होता है कि हम पूरी दुनिया से अलग है, कुछ भी हो रहा हो हमें मतलब नहीं है, अंतरराष्ट्रीय मंच पर बड़े इंटरनेशनल लेवल पर कुछ भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है। गुट निरपेक्षता आंदोलन के सदस्य जिसमें भारत भी शामिल था, तो ये जो दो बड़े गुट हैं, जो महाशक्तियों के गुट हैं, उनके बीच में मध्यस्थता करवाने का काम भी करा है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था, जवाहरलाल नेहरू के बारे में पढ़ा था, कौन से, जब हमने शीत युद्ध के दायरे पढ़े, कोरिया के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने, हमने कोंगो के बारे में पढ़ा, तो एक जगह पर कौन सी जगह थी वो आप मुझे बताइएगा, जिस जहां पर युद्ध हो रहा था वहां पे मध्यस्थता किसने करी, जवाहरलाल नेहरू ने करी। तो हम, ऐसा नहीं था कि हम पूरे विश्व से अलग हो जाएंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं था, हमने इंटरफेयर करा है और कोशिश करिए कि उन दोनों गुटों के बीच में जो लड़ाई है वो खत्म हो जाए। गुट निरपेक्ष देशों की ताकत कि जन उनकी आपसी एकता और महाशक्तियों द्वारा अपने अपने खेमे में शामिल करने की पुरजोर कोशिशों के बावजूद ऐसे किसी खेमे में शामिल ना होने के उसके संकल्प में है। देखिए अब अगर आपसे पूछ लिया जाए गुट निरपेक्ष आंदोलन की ताकत क्या है, शक्ति क्या है, तो उनकी ताकत सबसे पहले तो आपसी एकता, यूनिटी बहुत जरूरी थी। तो इन देशों में यूनिटी थी, एकता थी। एफ्रो एशिया यूनिटी पे सब जोर दे रहे थे, एशिया के जो देश है वो भी और अफ्रीका के देश है वो भी, तो इन सबकी एकता, आपसी एकता। दूसरी, इन देशों को दोनों गुट के लोग, अमेरिका के भी और सोवियत यूनियन के भी, दोनों गुट के लोग अपने अपने गुटों में मिलाना चाहते थे। अमेरिका चाहता था भारत हमारे में मिल जाए, सोवियत संघ चाहता था हमारे में मिल जाए, वो देश हमारे में मिल जाए, वो देश हमारे में मिल जाए। इन दोनों महाशक्तियों को इनका पता था कि कितना बड़ा विकल्प भारत ने और इन पांचों लोगों ने मिलकर के पूरी दुनिया के लिए खड़ा कर दिया है, हमारे विपक्ष में, दोनों गुटों के विपक्ष में खड़ा कर दिया, एक बहुत बड़ी बात है। ओके, तो दोनों गुट चाहते थे वो देश हमें मिले, वो देश हमें मिले, और बोलने के बाद, दोनों महाशक्तियों के बोलने के बावजूद भी इनमें से कोई सा भी देश उनसे जाकर के नहीं मिलता है, यह भी एक इनकी ताकत है। गुट निरपेक्षता का अर्थ तटस्थता का धर्म निभाना भी नहीं है। देखिए तटस्थता का मतलब होता है हम बिल्कुल न्यूट्रल है, हम बिल्कुल न्यूट्रल है, ना तो हम सोवियत संघ की तरफ है और ना ही हम अमेरिका की तरफ, बिल्कुल तटस्थ है, ऐसा नहीं है। हमें जहां जो गलत होगा हम उस गलत को बोलेंगे। हम ऐसा भी नहीं है कि हम किसी युद्ध में भागीदारी नहीं करेंगे, हम युद्ध में भागीदारी की जरूरत पड़ी तो हम वो भी करेंगे। तटस्थता का अर्थ होता है मुख्यतः युद्ध में शामिल न होने की नीति। तो अगर अब आपसे पूछ लिया जाए तटस्थता का अर्थ क्या है, न्यूट्रलिटी का अर्थ क्या है, तो युद्ध में शामिल ना होने की नीति, कि हम युद्ध में शामिल ही नहीं होंगे चाहे कुछ भी हो रहा हो। पृथकतावाद क्या था कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पूरी दुनिया में कुछ भी चल रहा हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बिल्कुल अलग हैं, वो पृथकतावाद था। और तटस्थता का मतलब क्या होता है कि किसी भी युद्ध में, किसी भी प्रकार के युद्ध में हम शामिल ना हो, यह तटस्थता है। न्यूट्रल है, सोवियत संघ लड़ रहा है, लड़ने दो, हमारा क्या जाता है, अमेरिका लड़ रहा है, लड़ने दो, हमारा क्या जाता है, ऐसा नहीं।
तटस्थता की नीति का पालन करने वाले देश के लिए जरूरी नहीं कि वह युद्ध को समाप्त करने में मदद करे। तो जो तटस्थता की जो नीति निभाते हैं उनके लिए जरूरी नहीं है कि युद्ध को समाप्त करने में मदद करें, बिल्कुल भी जरूरी नहीं। भाई जैसे मान लीजिए ये एक एक्स कंट्री है और ये बिल्कुल न्यूट्रल है, ये बिल्कुल न्यूट्रल है, तो ये जो न्यूट्रल कंट्री है वो क्या है, जरूरी नहीं है कि वो दो देशों के बीच में, दो महाशक्तियों के बीच में युद्ध चल रहा है तो उसको रोकने के लिए जाए, बिल्कुल भी नहीं। तटस्थता वाली कंट्रीज, न्यूट्रल वाली कंट्रीज नहीं जाती। भाई सोवियत संघ और अमेरिका लड़ रहा है तो अपना क्या जा रहा है, हम नहीं हटाएंगे। ऐसे ही देश युद्ध में संलग्न नहीं होते और न ही युद्ध के सही गलत होने के बारे में उनका कोई पक्ष होता है। तो जो देश न्यूट्रल होते हैं, जो देश तटस्थ होते हैं, वो देश ना तो युद्धों में संलग्न होते हैं, मतलब इन्वॉल्व होते हैं, ना तो युद्धों में लड़ेंगे और ना ही युद्ध के बारे में कुछ सही गलत विचार रखेंगे कि ये युद्ध सही है या इसकी साइड सही है उसकी साइड गलत है, बिल्कुल कुछ भी नहीं बोलते। दरअसल अब गुट निरपेक्ष आंदोलन की जानते इन्होंने क्या करा है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो देश है, इन देशों ने दूसरे देशों के युद्ध में बीच युद्ध होने से टालने के लिए काम किया और हो रहे युद्ध के अंत के लिए प्रयास भी किए हैं। तो हमने देखा है बीच बीच में और आगे तक देखेंगे कि गुट निरपेक्ष जो देश हैं उन देशों ने जब भी कहीं दो देशों के बीच में युद्ध हो रहा है उनको रोकने की कोशिश करी, उसे खत्म करने की कोशिश कराई है। तो हम पूर्ण रूप से पृथकतावाद हैं, ना हम पूर्ण रूप से तटस्थ हैं, हम तटस्थ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ गुट निरपेक्षता आंदोलन के लिए यह कहा जाता है कि हम लोग क्या है, दोनों महाशक्तियों में किसी गुट की तरफ जुड़ेंगे नहीं। पर इसका मतलब यह मत समझ लेना कि हम पूरे विश्व से अलग हो चुके हैं, पृथक हो चुके हैं, या हमें यह भी मत समझ लेना हम बिल्कुल तटस्थ हैं कि हम अमेरिका की तरफ भी नहीं हम और सोवियत संघ की तरफ नहीं। अमेरिका की गलती होगी हम अमेरिका को भी बोलेंगे, हम सोवियत संघ की गलती होगी तो सोवियत संघ को बोलेंगे। अगर गुट निरपेक्षता आंदोलन को अगर आप देखना चाहें ना तो मैं आपको एक और बेहतरीन तरीका बताता हूं। गुट निरपेक्षता आंदोलन इस प्रकार से है कि दोनों हाथों में लड्डू, सच में आपको रिलेटिव होता हूं, दोनों हाथों में लड्डू। क्यों? अगर सोवियत संघ ने कुछ बोल दिया तो अमेरिका की तरफ जाके लड्डू खा लो, ओके, और अमेरिका ने कुछ बोल दिया तो सोवियत संघ की तरफ जाके लड्डू खा लो, दिक्कत कहीं नहीं है। पर एक तरफ जुड़ जाते तो दूसरे की आंखों में कांटा बन जाते। ऐसा नहीं, ये बिल्कुल अलग है भैया, ना इसकी तरफ ना इसकी तरफ। जैसे मान लो कि भैया क्या हो रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस चुनाव में खड़ी हुई है और ये बंदा बोले अरे भाई अपन तो किसी की तरफ नहीं, अपन तो नोटा दबाएंगे तो वो ना बीजेपी की तरफ ना कांग्रेस की तरफ। पर अब मान लो किसी पार्टी वाले ने आके उसको कुछ बोल दिया तो वो दूसरी पार्टी की तरफ चला जाएगा, दूसरे वाले ने कुछ बोल दिया वो पहले की तरफ चला जाएगा। तो बिल्कुल ऐसा न्यूट्रल है बंदे, ठीक है। तो आज इतना ही है, अपन अब एमसीक्यूज के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो जो लास्ट में मैंने आपको दो एमसीक्यूज दिए थे, दोनों के जो आंसर हैं वो डी और डी है बच्चों, ठीक है, डी डी रहेंगे दोनों के आंसर। अब आज के क्वेश्चन जानते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये देखिए अंबेडकर लिखते हैं, अंबेडकर नहीं होता, ड आता है, अंबेडकर, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनमें से कोई नहीं। गुट निरपेक्ष आंदोलन की 5 देशों ने मिलकर सर्वप्रथम सफल बैठक कब और कहां की है? बहुत ध्यान से देखिएगा क्या कहा गया, 5 देशों ने मिलकर सर्वप्रथम और सफल बैठक कहां करी? सन 1961 बेलग्रेड में, सन 1965 दिल्ली में, 1962 मिस्र में, या इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन सा कथन गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य पर प्रकाश नहीं डालता है? उपनिवेशवाद से मुक्त हुए देशों को स्वतंत्र नीति अपनाने में समर्थ बनाना, किसी भी सैन्य संगठन में शामिल होने से इनकार करना, वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति अपनाना और वैश्विक आर्थिक असमानता की समाप्ति पर ध्यान केंद्रित करना। प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन में कितने देशों ने भाग लिया? 10, 7, 25 और 15। ओके, तो आज आपके लिए बस 4 ही एमसीक्यू है और आज अपना लेक्चर पूरा कंप्लीट होता है। आपको इस लेक्चर में कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, आप कमेंट बॉक्स में बताएं और एमसीक्यूज के प्लीज जवाब दें। और आप ये भी बताएं आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, और पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।